हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय कुमार विराट एजुकेशन हब की तरफ से। आज स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम दर्पण का जो नेक्स्ट वीडियो है उस दर्पण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। दर्पण के बारे में कुछ इसके पहले का वीडियो जो हमने किया है, जो वीडियो हमने आपको दिया है, उसमें सारी चीजें मैंने दर्पण की चीजें रिलेटेड उसके टाइप्स वगैरह, दर्पण क्या होता है, ये सब चीजें हमने आपको पहले ही समझा दिया। आज हम क्या करेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रीडिंग, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग दर्पण के बारे में भी पढ़ लिए हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में भी पढ़ लिया है, फिर इसके बाद हम लोगों ने जो दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण, और ये गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन सबके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आज हमारा जो रीडिंग है वह गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो गोली दर्पण से संबंधित होता है उसके बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। तो जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियो में। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से, इस परिभाषाओं को जानने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ नई चीजें हम यहाँ पे इससे समझ लेते हैं, फिर ये परिभाषाएं हमको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भैया होता क्या है। आप लोग जानते हो कि आपका जो यह दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है भैया, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा दर्पण है, यह कौन सा दर्पण है। सब लोग जानते हैं कि यह आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब क्या है भैया? कॉनकेव मिरर है ये। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है ना। सब लोग बड़े अच्छे से जानते हो। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो इस तरह से होता है, यहां से होता है प्रकाश की तरफ, यानी दबे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग में प्रकाश का क्या होता है स्टूडेंट, आपका प्रकाश ऊपर जा नहीं पाता, मतलब तरफ पेट कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को समझेंगे। तो जरा देखना, हम इसका नामकरण कर देते हैं। इस दर्पण का मान लो नामकरण यहाँ पर इस बिंदु से स्टार्ट किया तो M1 और यहाँ पर इस बिंदु खत्म किया तो इसका है M2। जरा ध्यान से समझना बच्चे कि यह जो आपका होता है, यह आपका इस गोली काट का ही तो बना होता है कि नहीं बना होता है। यह वाला जो आपका है इसी गोली काट का तो बना है। यहाँ से सेक्शन अगर कर दोगे तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट मिलेगा, यह वाला जो पार्ट, यह पार्ट इसी का तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब जरा एक चीज ये समझना बच्चे कि इसमें आपका क्या क्या होता है। इसमें यहाँ पे यह वृत्त है, यह सर्कल है, तो यहाँ पे केंद्र होगा। यहाँ पे अगर केंद्र होगा तो केंद्र से खींची जाने वाली यह रेखा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगा। और केंद्र से व्यास का जो आधार होता है वह क्या कहलाता है बच्चे? वह त्रिज्या कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता है? ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से कुछ परिभाषाओं को हम उठा करके यहाँ पर लेकर के आएंगे और फिर हम यहाँ पर समझेंगे क्या। तो चलिए ये सब चीजें हम क्या करते हैं, रेस करते हैं और एक एक पॉइंट वाइज क्या करते हैं यहाँ पर हम नोट करते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है ना। तो आपका हेडिंग क्या बना लेंगे? गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए क्या बच्चा हेडिंग। हेडिंग है गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, ये करता हूं आगे। अब बच्चा आप लोग जानते हो कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला उसका फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं। एक तो क्या होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। एक क्या होता है? अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। इसमें से बताओ कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है भाई? जो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन जहां पर होगा वह कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। होगा कि नहीं होगा? यह कौन सा दर्पण कहलाएगा? यह अवतल दर्पण कहलाएगा। और यह कौन सा दर्पण कहलाता है? यह आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण यह क्या करता है? कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? अब देखना बच्चे, इसमें जो आपका पहला हेडिंग बनता है, पहला हेडिंग यही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। महत्वपूर्ण परिभाषा है, गोली दर्पण से संबंधित है। उसमें पहला हेडिंग आपका क्या बनता है? मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो जरा इस मुख्य अक्ष के बारे में, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम समझते हैं, है ना भैया। आप लोग जरा देखो कि यहाँ पे, अच्छा, मुख्य अक्ष से पहले हम लोग एक हेडिंग और जानते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले देख लो ध्रुव के बारे में समझ लेते हैं। ध्रुव यानी जिसका कहा जाता है भैया पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। अगर पोल को समझ लेंगे तो ये तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। तो जरा ध्रुव के बारे में समझ लेते हैं, पोल के बारे में समझ लेते हैं। तो देखना बच्चे, यह जो आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन इसी तल से होगा, दबे हुए भाग से। प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा, वक्त नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन जो होगा वह दबे हुए तल से होगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा ना बच्चे। तो जो परावर्तक यह तल है, यह कौन सा तल कहलाता है? जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको कहा जाता है परावर्तक तल कहलाता है। तो जो आपका ये ध्रुव होता है, ध्रुव कहां पर होता है? परावर्तक तल। यहां से मान लो, ऐसे मैंने नामकरण भी इसका किया हुआ था ना, इसका नामकरण यहाँ पर M1 और यहाँ पर M2। यहाँ पर क्या है? M1 और यहाँ पर क्या है? M2। इस तरह से मैंने इसका नामकरण भी किया था। तो होगा क्या बच्चे कि जो यह M1 M2 है, M1 M2 यानी जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है? कहलाता है। तो भैया क्या क्या हो जाएगा आपका? अगर यह क्या है भैया? परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का यहाँ पर कहीं पे क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो यह मध्य बिंदु भी क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर भी इसका जो मध्य बिंदु होगा, जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? इसका ध्रुव कहलाएगा, इसका पोल कहलाएगा। बात समझ रहे हो बच्चा? इसका ध्रुव कहलाएगा, इसका पोल कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा लिख लो भाई। इसकी परिभाषा क्या बनती है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु भी, परावर्तक तल का मध्य बिंदु भी क्या कहलाता है बच्चे? परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। बातें समझ रहे हो या ना? ठीक। अब इसमें दूसरा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को भी अगर आप जानना चाहते हो तो उससे पहले एक चीज और है, वो भी देख लो भाई। मुख्य अक्ष से पहले एक होता है क्या बच्चे आपका, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, चल वक्रता केंद्र जिसे कहा जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से इसको जाना जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चा, इसके बारे में समझते हैं। वक्रता केंद्र को समझने से पहले आप लोग ने, मैंने आपको पहले जब बताया था तो मैंने कहा था कि यह जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है या किसी गोली कांच का ही क्या होता है, गोली दर्पण का ही क्या होता है, काट होता है। तो अब देखो बच्चा, यह अगर गोली कांच है, इस गोली कांच का क्या होगा, यहाँ पर एक केंद्र होगा। तो गोली दर्पण का जो गोली कांच है, जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण का जो केंद्र होता है वही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र का है। बात समझ में आ रही है? तो नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे बच्चा? गोली दर्पण का, गोली दर्पण का केंद्र, गोली दर्पण का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है ना भैया? अब इन दोनों की मदद से हम किसको समझेंगे, मुख्य अक्ष को समझेंगे। तो जरा देखो बच्चा, इसका वक्रता केंद्र कहां हो सकता है? अगर इस तरह से यह गोलीकार का बना हुआ है तो कहां पे हो सकता है? यहाँ कहीं पे हो सकता है इसका वक्रता केंद्र। इस वक्रता केंद्र को किससे डिनोट किया जाता है? इसको अगर डिनोटेड किया जाए तो डिनोटेड बाई सी, डिनोटेड बाई सी। और पोल को किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाई पी। किसे डिनोट किया जाता है? पी से, ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए यहां से सी, और क्या होता है पोल, यानी इसे यहां से पी से डिनोट किया जाता है। तो क्या होता है बच्चे, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? अब जरा देखना बच्चे, यह क्या हो गया आपका, यह हो गया पोल, और यह क्या हो गया आपका, यह हो गया, फिर यह हो गया वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया आपका पोल। इसका भी क्या हो जाएगा? अब देखो भाई, इसका जो वक्रता केंद्र है ये यहाँ पर होगा, ऐसे बना हुआ है ना, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे उपस्थित होगा। इसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। पोल यहाँ पे, यह वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जरा देखना भाई, यहाँ पे अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाकर के खींची जाने वाली जो रेखा होती है, उसी रेखा को ही क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा भैया? वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाकर के जो खींची जाने वाली रेखा होती है, उसी रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो खींच दो, ये देखो भैया इस तरह से, और यहाँ पे देखो ये रहा आपका क्या, वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पोल को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र और पोल को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है बच्चा? मुख्य अक्ष कहलाता है। यह रहा आपका क्या, वक्रता केंद्र यानी सी, ये क्या रहा आपका पोल। वक्रता केंद्र और पोल को मिलाकर के खींची जाने वाली यह रेखा क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। यह रेखा क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहलाता है। बातें क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? तो आप लोगों ने वक्रता केंद्र के बारे में जाना, आप लोगों ने ध्रुव के बारे में जाना, आपने किसके बारे में जाना? मुख्य अक्ष। अब अगला हेडिंग देखिए बच्चा, क्या होता है? अगला हेडिंग होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या के बारे में हम समझें। वक्रता त्रिज्या के बारे में यहाँ पे इसको आपको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। तो जरा ध्यान से देखना बच्चे, यह गोली काट का ही तो भाग है यह दोनों। तो गोली काट का जो गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण की जो त्रिज्या होगी, गोली दर्पण की त्रिज्या ही इसका क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लिखो भैया, परिभाषा बहुत सरल है, बहुत प्रथम है, आप लिख सकते हो गोलीय दर्पण की त्रिज्या, गोली दर्पण की त्रिज्या ही दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। लिस्ट कर दिया। अब आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अविलंब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग भैया? अविलंब के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो देखना क्या है अविलंब यानी नॉर्मल। अविलंब क्या होता है? अविलंब यानी नॉर्मल। एक चीज अच्छा मुझे आप लोग बताइएगा कि लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब और अविलंब में क्या अंतर होता है आप लोग जरा मुझे बता दीजिए, यानी नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ये कल का क्वेश्चन है, आप लोगों का असाइनमेंट है। लंब और अविलंब यानी परपेंडिकुलर और नॉर्मल के बीच में क्या अंतर होता है, ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए अविलंब की बात करते हैं बच्चा। अविलंब क्या होता है? अविलंब को होता है कि जैसे मान लो आप लोग जानते हो कि यह क्या है, यह क्या है भैया? यह वक्रता केंद्र है। यह अगर वक्रता केंद्र है तो इस वक्रता केंद्र के, इस वक्रता केंद्र से अगर आपका क्या करते हैं, कोई भी इसके परिधि से यानी कि इसकी त्रिज्या कोई भी एक रेखा खींचते हैं इस तरह से,
इस तरह से जो कोई भी एक रेखा खींचो जो कहां से होकर के जाए, केंद्र से होकर के जाता है, तो यह क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। यानी भैया परिभाषा, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। अब जरा देखो बच्चे, यहां पे एक बिंदु है कौन, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। अगर आपका एक ऐसी रेखा खींच दी गई, क्या कहा भैया? किसी गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अगर क्या करते हैं, मतलब खींच देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अभिलंब। एक दर्पण पे क्या करता है? अभिलंब की तरह भी कार्य करता है। कौन? आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण पे एक अभिलंब की तरह भी होता है। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है? चलिए दूसरा हेडिंग है बच्चा, द्वारक। द्वारक यानी एपार्चर के नाम से इसको जाना जाता है। एपार्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो आपका एपार्चर होता है, जो द्वारक होता है, वो क्या होता है? एपार्चर क्या होता है? देखो जरा, द्वारक का मतलब भैया क्या होता है? द्वारक का मतलब होता है द्वार। द्वार का मतलब जहां से आप घर में प्रवेश करते हो। अब दर्पण का द्वारक क्या होगा? दर्पण का द्वारक जहां जितनी द्वार से प्रकाश उसमें क्या करता? प्रवेश करता। तो ये प्रकार से जरा देखो बच्चा कि यह प्रकाश जो इसमें प्रवेश करेगा इतनी दूरी से प्रवेश करेगा, नहीं करेगा? प्रकाश जो इसमें प्रवेश करेगा इतनी दूरी से ही तो प्रवेश करेगा। यहाँ पे इतनी दूरी पे, यहाँ पे, यहाँ इस तरह इतनी ही दूरी से प्रवेश करेगा, नहीं प्रवेश करेगा? तो आप यह कह सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो भैया, यही तो है, यही वाला इसका गोली काटता है तो ये भाग है। अगर हम कहते हैं कि इसका जो व्यास होता है ना, ये गोली दर्पण का व्यास ही इसका क्या कहलाता है बच्चे? आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो भैया गोलीय दर्पण का व्यास, गोलीय दर्पण का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। बातें समझ रहे हो? गोली दर्पण का जो द्वारक होता है वही क्या होता है बच्चे? गोली दर्पण का जो व्यास होता है इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। या फिर कोई वैसा पूछ सकते हो, दर्पण में जितने क्षेत्र का मतलब यम1 और यम1 व यम2, यम1 और यम2, भाई यम1 और यम2 लिखा था नहीं लिखा था? जितने क्षेत्र से प्रकाश प्रवेश करता है द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। क्या होता है? अगला हेडिंग हमारा क्या है? अगला हेडिंग हमारा है फोकस। क्या है? फोकस। ठीक, लो भैया फोकस हो गया। अब जरा इसको समझते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर आपका इस तरह से एक दर्पण होता है जिसका नाम क्या होता है? लल्ला, इसका नाम होता है आपका, क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है भैया। इस तरह से एक और दर्पण होता है। इस तरह से एक और दर्पण होता है। इस तरह से आपका जो एक और दर्पण होता है, इस दर्पण का क्या नाम होता है? यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है। यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसको मिलाती हुई खींची जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाता है? आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है? पोल होता है। यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसको मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। है ना भाई? ठीक, तो अब देखना जरा यहाँ पर कि फोकस क्या होता है। पहले अवतल दर्पण के लिए समझते हैं, फिर हम किसके लिए समझेंगे? आपका उत्तल दर्पण के लिए समझेंगे। यह कौन सा दर्पण है? यह आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो जरा देखना बच्चे, इस बात को समझते हैं कि आप लोग एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा। जो आपका बहुत दूरी से, अनंत दूरी से, मतलब फिक्स न रहने वाली दूरी से प्रकाश की किरणें आती हैं, वो प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर। समझना? अनंत दूरी से, बहुत दूरी से जो प्रकाश की किरणें आती है वो क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती हैं। है ना भैया? तो जरा देखना, अब हम लेकिन यहाँ पे वो नहीं ले रहे, हम क्या कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश, क्या आने वाली? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरणें। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ये प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात। ये क्या है भैया? ये आपतित प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। देखो मुख्य अक्ष है ये ना, ये क्या है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ही तो समांतर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये देखो ये भी परावर्तित होगा यहाँ से, इस तरह से ये भी परावर्तित होगा यहाँ से, इस तरह से ये भी परावर्तित होगा यहाँ, है ना? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर आकर के काटती हैं, उसी बिंदु को ही क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है या मुख्य फोकस कहा जाता है। ये बातें समझ में आ गई? फिर से समझो जरा बच्चे। मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित प्रकाश किरण, यह क्या है भैया? आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, यह आपतित प्रकाश किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या फिर काटती हैं, वह बिंदु ही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। इसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस भी कहते हैं। समझ में आया? ये तो किसके लिए हो गया? ये अवतल दर्पण के लिए। अब जरा उत्तल दर्पण में देखना बच्चे, उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है कि वक्रता केंद्र यहां पर होता है, पोल क्या होता है? यहां पर उपस्थित होता है। वक्रता केंद्र तो दर्पण के पीछे होता है ना। अब होता क्या है बच्चा कि यहाँ पे जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है वह इस तरह से आती है। वह क्या करती हैं? इस तरह से आती हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गया, दो किरणें आ गई। यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब यह कौन सी प्रकाश की किरणें हैं? यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है। अब यह क्या होता है बच्चे? जब परावर्तित होगा तो प्रकाश की किरण उस पर नहीं जा पाएगा, और जब उस पर नहीं जा पाएगा तो यह इस तरह से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यह क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। इस तरह से यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरा बताओ भैया, जब यह रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, यह तो मुख्य अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा, और जब यह मुख्य अक्ष को कहीं काट नहीं पाएगा तो क्या करेंगे हम? यह जो परावर्तित किरणें होती हैं, इस परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ इस परावर्तित किरणों को बढ़ाते हैं। और जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह एक बिंदु पर क्या करती हैं? काटती हैं। जब यह एक बिंदु पर काटती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तब यहाँ पर हमें क्या होता है? मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। यह कौन सी? जो आपकी क्या हुई है? परावर्तित किरणें हैं। जब इनको पीछे बढ़ाया गया तो एक बिंदु पर काटती हुई, मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? फोकस मिलता है। तो यह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। इसी को मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस या फिर फोकस। इसी को आभासी फोकस भी कहा जाता है। आभासी फोकस का मतलब यह फोकस आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा। यह कैसा फोकस होता है? यह आपका आभासी फोकस होता है, आभासी फोकस। और यह कैसा फोकस होता है? यह आपका वास्तविक फोकस, वास्तविक फोकस होता है। यह फोकस आपको वास्तव में मिलेगा, वास्तव में दिखेगा, लेकिन यह फोकस आपको वास्तव में दिखेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। ये कहां होता है? दर्पण के अंदर की तरफ होता है, यह दर्पण के बाहर की तरफ। इसमें देख रहे हो वक्रता केंद्र कहां है? दर्पण के पीछे है, दूसरी तरफ है। यह दर्पण के सामने की तरफ है, दर्पण के पहली तरफ है, और ये दर्पण के क्या होता है? दूसरी तरफ होता है। बात समझ लो। इसलिए इसका फोकस कहां बनता है? आपका दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर बनता है, और इसका दर्पण के सामने ही फोकस था। ये बात समझ में आ गई है? अब इसमें दो हेडिंग और बचता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, नोट कर लो। पहला क्या होता है बच्चे? फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसकी परिभाषा लिख लेना भाई, नोट कर लेना, इसकी परिभाषा फिगर बना लेना, और परिभाषा अपने मन से नोट कर लेना। नहीं आएगा तो कल बताना, पिछली अगली क्लास में बताना, अगली क्लास में इसकी परिभाषा भी नोट करवा दूंगा। परिभाषा कैसे नोट करोगे जरा देख लेना। क्या होता है बच्चे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस या फिर मुख्य फोकस कहा जाता है। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है ना? तो चलिए आगे अब देखते हैं भैया। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या होता है बच्चे? फोकस दूरी होता है फोकस से लेकर के पोल तक की बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस से लेकर के पोल तक की ही बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पे फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना भैया? तो फोकस दूरी क्या होता है? पोल ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो भैया, फोकस तल, लास्ट हेडिंग है आज का, फोकस तल यानी फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन क्या होता है कि आपका जब हम क्या करते हैं, तो इसे फोकस बिंदु पर कोई एक प्लेन ले लेते हैं, उसी प्लेन को ही क्या कहा जाता है? फोकस प्लेन कहा जाता है। कोई तल ले लेते हैं, उस तल को क्या कहा जाता है? फोकस तल कहा जाता है। तो आप क्या कह सकते हो? मुख्य अक्ष पर उपस्थित जो फोकस बिंदु है, उस फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया तल या फिर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, उसी तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। देखो ये इस तरह से तल होगा, ऐसे हो। तो यह जो तल होगा, यह तल क्या होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत है कि नहीं है? मुख्य अक्ष के लंबवत है। यहाँ पर भी अगर आप इस करते हो, एक तल खींच देते हो, तो यह भी तल क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत है कि नहीं लंबवत है? तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा ये बनती है कि फोकस पे उपस्थित जो तल है, जो मुख्य अक्ष के क्या है बच्चा? आपका लंबवत है, उस तल को क्या कहा जाता है? फोकस तल कहा जाता है। तो लिख लेंगे परिभाषा क्या? मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस पर तल को मुख्य तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। बातें समझ आ रही है? ठीक है ना? तो चलिए आज इतना ही करते हैं बच्चों। कल आप लोगों का, आज जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, मैंने सारी चीजें बड़े अच्छे से बताया है।
इसको एक बार न समझ में आया तो 2 बार दोबारा जरूर वीडियो देखना, और 100% मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, दोबारा आपने देख लिया तो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने एकदम निचोड़ करके एकदम खोल के बताई है। ठीक है ना? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं बच्चे, और फिर कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।